हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 14 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स पे मिलती रहेंगी। चलिए भाई बात करेंगे टॉपिक पहला टॉपिक कहता है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो कि 2020 की है, इसे रिलीज करा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO के द्वारा। अब यहाँ कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट ट्रैक करती है, देखती है कि क्या इन्वेस्टमेंट, क्या जो पैसा लगा है मलेरिया के प्रोग्राम्स के ऊपर, उसके रिसर्च के ऊपर, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट भी ट्रैक करती है। और उसके साथ ये भी देखती है कि क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिली जहां जहां भी हमने इंटरफेयर किया, इंटरवेन किया। जैसे कि प्रिवेंशन में हमें कितनी जो है प्रोग्रेस मिली, या कितने अच्छे से मलेरिया को डायग्नोस करा जाता है, ट्रीटमेंट कितने अच्छे से मिला, या सर्विलांस वगैरह, पूरा कुछ ये रिपोर्ट ट्रैक करती है। अब आप बोलोगे कि मलेरिया हो कैसे जाता है लोगों को। देखिए, मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, पैरासाइट क्या, एक पैरासाइट क्या, पैरासाइट्स की वजह से होता है, जो यहाँ पे लोगों में ट्रांसफर कैसे होता है, एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के थ्रू। नाम देख लीजिए, एनोफिलिस मस्कीटो के थ्रू यहाँ पे ये पर्सन में, पीपल में आ जाता है, लोगों में आ जाता है। अब देखिए, जो 5 ऐसे मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट की स्पीशीज होती है ना, उनमें से 2 जो ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और यही सबसे ज्यादा खतरा साबित करती हैं। जैसे कि पहली है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये हो गई एक। और दूसरी का नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, तो ये दोनों हो गई आपके सामने। अब थोड़ा सा इस इमेज से और चीजों को जानते हैं। देखिए, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI, ये कंट्री लेड अप्रोच है। इसमें कुछ 4 की रिस्पॉन्स एलिमेंट आते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखो भाई, नीचे से अगर हम देखें तो मल्टी सेक्टोरल रिस्पॉन्स, इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम। अब इसमें क्या आ रहा है, देखो, पॉलिटिकल विल, आउटपुट निकलेगा यहाँ पे। दूसरा नंबर पे आता है स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन, ये देखिए। तीसरे नंबर पे आता है अच्छी गाइडेंस, मतलब बेटर गाइडेंस। और चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। तो इन सब से क्या होगा, इन सब से जो आउटकम निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि अच्छी तरीके से जो है एक इफेक्टिव और इक्विटेबल डिलीवरी दी जाएगी, एविडेंस इन्फॉर्म्ड मिक्स ऑफ इंटरवेंशन को। जहाँ पे भी छुआ जाएगा वहाँ पे बढ़िया बढ़िया काम किया जाएगा। और इम्पैक्ट ये होगा कि मोर्टेलिटी में कमी होगी और मोबिलिटी में भी कमी होगी। दोनों का मतलब ये होता है कि जो मोबिलिटी है, मतलब जो रोग है, जो मरीज है, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी और लोगों के मरने की संख्या भी कम हो जाएगी। तो ये इतनी बात आप समझ गए इसके थ्रू। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में जानते हैं। तो देखो भाई, मामला ये है कि जो ये मलेरिया है ना, मलेरिया केस इंसिडेंस के बारे में जानते हैं। तो केसेस यहाँ पे देखेंगे पर 1000 पॉपुलेशन जो है वो जो रिस्क पे है, तो ये यहाँ पे कम हुए हैं। ये 80 थे, मतलब 1000 में से 80 लोग जो है इन्फेक्ट हो सकते थे सन 2000 में। ये घट के 57 हो गया है 2019 में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 2019 में। उसके साथ WHO अफ्रीकन रीजन में ये करीब 94% ऑफ द केसेस देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मच्छर वच्छर ज़्यादा होते हैं। और इंडिया एक लौती ऐसी हाई एंडेमिक कंट्री है जिसने यहाँ पे कमी देखने को, मतलब कमी दिखाई 17.6% से 2019 में एज कम्पेयर टू 2018। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। अब मलेरिया को हटाने के लिए क्या कदम को उठाया गया है। सबसे पहले WHO ने यहाँ पे शुरुआत की थी हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव लेकर आए थे। ये कुछ 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज में लेकर आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मलेरिया देखने को मिलता है, उसमें एक इंडिया भी थी। दूसरे नंबर पे ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया, ये 2016 से लेके 2030 तक की चली। क्या नाम था, ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया। इसका उद्देश्य ये था कि हम मलेरिया के केसेस को कम कर देंगे, इंसिडेंस को कम कर देंगे, मोर्टेलिटी रेट को कम कर देंगे, हर एक से मतलब एटलीस्ट 40% से तो हम कर ही देंगे 2020 तक।
और इसको फिर 75% से कम कर देंगे 2025 तक, और फिर 90% से कम कर देंगे यहाँ पे 2030 तक, है ना। ये कंपैरिजन जो बेस लाइन ली गई थी वो बेस लाइन 2015 की ली गई थी, मतलब 2015 से कंपैरिजन में। और हमारे देश इंडिया, हमारे देश भारत के अंदर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन 2016 एंड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन 2017, ये दोनों को लाया गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। जानते हैं क्यों रहा ये खबरों में। देखिए वजह ये है कि ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स जो रिलीज करे गए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इनके एस्टिमेट के हिसाब से क्या देखने को मिला कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो अगर हम देखें तो सारे के सारे मिला के ये 74% जो मौतें होती हैं पूरे ही वर्ल्ड में। तो 2019 के हिसाब से देखें, 2019 के हिसाब से क्या 2019 के साल में क्या हुआ कि जो 74%, 74% जो मौतें हुई वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हुई पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ रहे हैं, अच्छा खासा सोचने वाला जो है हो गया ये हमारे लिए। अब देखो भाई कुछ क्या पता लगाया इस जो GHE 2019 की रिपोर्ट है, मतलब ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट की जो 2019 की रिपोर्ट आई, इसने क्या पता लगाया, इसकी क्या की फाइंडिंग्स थी। देखने को ये मिला कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये 7th वर्ल्ड का टॉप कॉज है जिसकी वजह से मौत होती है। मतलब अगर हम 10 कॉजेज देखें कि 10 ऐसी वजह जिनकी वजह से मौतें होती हैं, तो इनमें से यहाँ पे जो 7 हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ही हैं, है ना। और ये इंक्रीज हुआ है, 4 था, मतलब लीडिंग कॉजेज में से आपके 4 हुआ करते थे 2000 में, और 2019 में ये 7 हो गए हैं। समझ रहे हैं। अब नया डेटा दिखाता है, नया डेटा पूरा पीरियड कवर करता है, सन 2000 से लेके मतलब 2000 से लेके 2019 तक के लिए पूरा का पूरा डेटा कवर करता है। इसमें आपका नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या होगा सोच के देखिए। हार्ट डिजीज होगा, हार्ट अटैक आता है बंदों को, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक को आया तो दूसरे को भी आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो हार्ट डिजीज अब यहाँ पे 16% रिप्रेजेंट करता है जो टोटल मौतें होती हैं। आप इतना सुनते हैं आप हार्ट अटैक के बारे में। और यहाँ पे लाइफ स्पैन भी यहाँ पे बढ़ गया है ओवर द ईयर्स। इसमें ग्लोबल एवरेज जो है वो मोर देन 73 ईयर्स हो गया है 2019 में, और पहले ये सिर्फ और सिर्फ 67 हुआ करता था 2000 में। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने अच्छा कुछ देखा। अब थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई या ऐसा डिजीज कोई हो गया जो किसी इन्फेक्शन वाले एजेंट की वजह से नहीं हुआ। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना क्या है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब इन्फेक्शन किसी को है तो सामने वाले को भी हो जाएगा। ये सारे क्रॉनिक डिजीज होते हैं जो बहुत लंबे वक्त के लिए चलते हैं, जनरली बहुत ही धीमे 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 प्रोग्रेस होते हैं, लेकिन फिर जिंदगी भर के लिए आपके बढ़ते जाएंगे। कुछ मेन तरीका बताऊं तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक पड़ जाता है, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, एस्थमा हो गया, या क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि एल्जाइमर्स, उसके साथ आपका डिमेंशियास वगैरह जो होते हैं, डायबिटीज होती है वो हमेशा ही रहती है ना, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब देखिए इसके साथ कुछ प्रोग्राम्स की बात कर लें जो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए चलाए गए। तो पहला है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि मतलब जो अंधापन होता है उसको और जो दिखता नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम चलाया गया। ये दूसरा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तीसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एडल्टली। चौथा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। उसके साथ यहाँ पे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ केयर प्रोग्राम और नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए। इतना समझे आप। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चीज़ों को जानते हैं, क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ जाते हैं। देखिए कुछ वजह आपको बताती हूँ। कुछ तो देखिए जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, है ना। जेनेटिक फैक्टर्स में ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ना वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या डायबिटीज़ हो गया, या आप कह लो कि भाई मेंटल हेल्थ है या एस्थमा है, ये सब जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है।
दूसरे होते हैं कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स, जैसे कि मान लीजिए आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अनहेल्दी डाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया नहीं है, आप चलते बलते नहीं, आप टोबैको खाते हैं, आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो है बर्बाद होंगे शरीर के रूप से। तीसरा आता है अर्बनाइजेशन या अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी, मतलब रिक्रिएशन सेंटर्स नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, पुअर हाउसिंग है ना, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत है। और फिर कल्चरल नॉर्म्स पे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रेफरेंस करते हैं कि आपको हाई इन एनिमल फैट वाला फूड खाना है, जिसकी वजह से ओबिसिटी, आप मोटे हो गए, या हाइपरटेंशन है आपको, क्या वगैरह वगैरह, तो ये सब भी कुछ वजहें होती हैं इसकी। तो मैंने आपको अच्छे से बताया। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे क्या कदम उठाए गए हैं इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर चैलेंज माना गया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन का जो 2030 का एजेंडा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। एम ये है कि हम जो भाई प्री मेच्योर डेथ हो जाती है ना, इंसान की उम्र से पहले ही मर जाते हैं लोग इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से, उसे हमें कम करना है। कैसे कम करना है? प्रिवेंशन करके और ट्रीटमेंट करके। ये उन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी डाला है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब एसडीजी गोल का कौन सा टारगेट, टारगेट 3.4 जो है वो यहाँ पे कहता है कि भाई हमें यहाँ पे प्री मेच्योर डेथ्स को, मोर्टेलिटी को कम करना है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हो जाती है। उसके साथ WHO ने यहाँ पे एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी बनाया है। वो प्लान किस लिए है? वो प्रिवेंट करने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। तो ये प्लान बनाया था 2013 टू 20 तक के लिए। इसमें आपका कुछ 9 ग्लोबल टारगेट्स आते हैं, बड़े बड़े 9 ग्लोबल टारगेट्स आते हैं। इसमें सरकार का भी रोल है कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को जो है कम करना होगा। इसमें आपको जो चैलेंजेस हैं इनको जो है सॉल्व करना होगा और इससे देश को जो है मुक्त कराना होगा। अब इंडिया देखिए पहली कंट्री है जिसने साइंटिफिक नेशनल टारगेट यहाँ पे डेवलप करे हैं। अब क्या है, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे कितनी भाई जो भी नंबर होता है जिससे प्री मेच्योर डेथ हो जाती है ना, उम्र के पहले जो डेथ हो जाती है उसे यहाँ पे कम किया जाएगा। तो बाय 25%, हमने क्या कहा है कि 25% से हम कम करेंगे जो भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मौतें हो जाती हैं, उसे हम कम करेंगे 2025 तक। तो इंडिया ने भाई ये बात कह दी है। तो कहने की बात सिर्फ कहने से नहीं होता ना, क्या कदम उठाए हैं इंडिया ने इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले बताऊं तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसको 2010 में ही लॉन्च कर दिया गया था। इसका पता है इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या था? मेन फोकस ये था कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे, हेल्दी प्रमोशन करेंगे, पहले से ही डायग्नोस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे चीज़ों को ताकि बंदा ना मरे, है ना। तो ये है। दूसरा इंडिया ने करा आयुष्मान भारत, जो मदद करता डील करने के लिए इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, कुछ इंजरीज जो हो जाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में। तीसरा बात करें तो जो फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी एक टैक्स को प्रपोज करा कि मतलब एक एडवर्टीजमेंट वगैरह पे बैन लगा दिया जाए, जो ऐसे फूड्स का एडवर्टीजमेंट होता है जो अनहेल्दी होते हैं। वैसा नहीं, गुटखा खाइए, इससे खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, हाँ, और कैंसर लाने में एकदम बिल्कुल फलदायी, ऐसा नहीं कुछ करना है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ों को नहीं करना है। और अभी मैंने आपको बताया भी था इसके एक लेक्चर 1.5 लेक्चर पहले में कि फसाई ने लॉन्च किया था ईट राइट इंडिया भी। ये मूवमेंट लॉन्च किया था, मास मीडिया कैंपेन में लाया था, जिसका नाम था भाई हार्ट अटैक रिवाइंड, है ना, ताकि भाई जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है ट्रांस फैट, मतलब ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं ना, इनको यहाँ पे ख़त्म करा जा सके, एलिमिनेट करा सके जो फूड की सप्लाई है उसमें से, है ना। ये हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर अच्छे से समझा भी था। उसके साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम भी आई थी, जिससे भाई यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन ना हो, है ना। तो ये सब के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। अब G6PD की डेफिशिएंसी क्या है समझिए। ये एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, मतलब ज़्यादातर ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी देखने को मेल्स में, मतलब आदमियों में मिलती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि G6PD ब्लड में जो है वो नहीं होता पर्याप्त मात्रा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है G6PD।
या आप कह लो प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। और यही यही रिस्पॉन्सिबल भी है कि जो रेड ब्लड सेल है ना, वो हेल्दी रहते हैं, बढ़िया एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कोविड-19 अलर्ट को यहाँ पे उठाया, रेज करा फॉर वतालिया प्रजापति कम्युनिटी। तो उनके लिए क्यों कहा गया, इतना क्यों कहा गया, दिक्कत क्या थी? इनकी 25% पॉपुलेशन में G6PD डेफिशिएंसी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर भैया यहाँ पे कोविड-19 इनको होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती इनके लिए। तो इसलिए यहाँ पे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनके लिए आवाज़ उठाई। नेक्स्ट आता है लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन। ये क्या है लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन? देखिए, एक नई रिपोर्ट जो कि यूनिसेफ ने लॉन्च करी, उसके हिसाब से यूनिसेफ और साथ में प्योर अर्थ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर जो लॉन्च करी एक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट बताती है कि करीब 1/3 मतलब 800 मिलियन जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये लेड पॉइजनिंग से लेड लेड की पॉइजनिंग की वजह से यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। अब लेड क्या है? देखिए, अब मैगी में तो काफ़ी बात आई थी, याद है आपको? लेड एक क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट है, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए मतलब इसकी क्वांटिटी अगर बॉडी में साल के ऐसे बढ़ती जाती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बॉडी सिस्टम है, इसमें अफेक्ट भी कर देगा। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब करी कि भैया देखो, जो जो पानी पिया जाता है उसमें लेड का कंटेंट जो है वो 50 पार्टिकल मतलब 50 पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पर बिलियन में अगर देखें तो 50 पार्ट्स ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, लोग पियेंगे तो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। किसने करा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। उसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लिमिट लगा दी फॉर लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 5 ppb। मतलब समझो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ने यहाँ पे बहुत ही कम कर दिया। इसने कहा है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी जो है, उसमें 5 पार्ट पर बिलियन से ज़्यादा लेड नहीं होना चाहिए। समझे? तो ये है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है काला अजहर या फिर विसरिडल लैशमैनियासिस। ये क्या है? ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो कैरेक्टराइज है, इरेगुलर फीवर आता रहता है इसमें, है ना? कभी कभी कुछ फीवर आया, कुछ आया, फिर कभी आया कभी नहीं आया। ऐसे वेट लॉस हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, मतलब एनीमिया हो जाएगा, और स्प्लीन और लिवर आपके स्वेल कर जाएंगे, सूज जाएंगे। ये इसकी वजह क्या होती है? ये एक प्रोटोजोआन है, लिशमेनिया पैरासाइट, इसकी वजह से होता है। और ये ह्यूमंस में आ जाता है कैसे? जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई जो है वो काट ले किसी इंसान को, तो इसमें ह्यूमन में आ जाएगा। अब देखिए, WHO के हिसाब से ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में करीब 7 से लेके 10 लाख नए केसेस हर साल देखने को मिलते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया करीब यहाँ पे 2/3 जो टोटल ग्लोबल केसेस हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये एंडेमिक है, मतलब ये सब बिहार में आएगा, झारखंड में आता है, आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा बिहार झारखंड में, तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए, पब्लिक की हेल्थ प्रॉब्लम से। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम 2020 तक इसको एलिमिनेट कर देंगे। और खैर नहीं हो पाया तो डेडलाइन और बढ़ा दी गई, अब 2023 तक के लिए कह दिया गया है। ठीक है। और आखिरी में बात करेंगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में। तो क्या हुआ कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे क्या करा कि एलिमिनेशन कर लिया। एलिमिनेशन टारगेट जो था ना कि हम यहाँ पे काला अजहर, एक जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो हम भैया टारगेट पूरा कर लिया। और सिर्फ 4 ब्लॉक जो कि बिहार के और 12 जो कि झारखंड के हैं, सिर्फ यहीं पे ही केसेस देखने को मिले, वो भी 10,000 पॉपुलेशन में से, है ना? वह एक केस देखने को मिला, 10,000 में से एक केस देखने को मिला। देखिए, अब ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ना, जैसे कि डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, लेप्रोसी हो गया, लिम्फेटिक फिलारिसिस हो गया, ट्रैकोमा हो गया, लेशमिनेसिस हो गया, ये सारे के सारे नेग्लेक्टेड मालूम है क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर ना गरीबों को ही अफेक्ट करते हैं, है ना? क्योंकि उनके पास हेल्थ भी ज़्यादा नहीं होती है। और ये देखने को मिला है कि इन सारे डिजीज़ को इतना तवज्जो नहीं दी जाती, इतना इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस वजह से इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवर होता है हमारा ये पार्ट। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirfayas. And if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirfayas. You can follow me on any other social media platform along with this if you want to
Join my membership, enjoy the various perks. Just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.